नाउ नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, यानी आपने एक टाइप के क्वेश्चन तो कर दिए जिसके अंदर पोजीशन कैलकुलेट किया सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी कैलकुलेट करी सेंटर ऑफ मास की, एंड एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट किया सेंटर ऑफ मास का। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी है, डिफरेंट पैटर्न बनते हैं जिनको हम स्टडी करना चाहते हैं। यानी कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लांक इफ पर्सन रीचेस टू द अदर एंड। ध्यान से समझना क्वेश्चन की डिटेलिंग कि यहाँ पर एक प्लांक है, प्लांक एक पर्सन इसके ऊपर इसके एक एंड पे खड़ा हुआ है जिसका मास है 50 किलोग्राम। अब ये यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, चल के कहाँ पहुँच जाएगा, सेकेंड एंड पे पहुँच जाएगा। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लैंक इफ पर्सन रीचेस टू द अदर एंड। यानी जब ये चलता हुआ यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा तो प्लांक का मोशन किस तरीके का होगा। मेन कंडीशन यहाँ पे क्या है कि हमें जितनी भी सर्फेसेस दी है उन सबको फ्रिक्शनलेस कंसीडर करना है। हमें न्यूमेरिकल में दिया जाता है कि सर्फेसेस कैसी हैं, फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस है तो अगर पर्सन आगे चलेगा तो प्लांक किधर जाएगा, पीछे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ठीक बात, क्योंकि फोर्सेस कैसे हैं, फोर्सेस है इंटरनल। पर्सन चल रहा है, कोई बाहर से इसको पुश नहीं कर रहा। अगर पर्सन खुद चल रहा है तो इंटरनल फोर्स है, और इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं करता। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अगर ये पर्सन आगे चलेगा तो ये इनिशियल डायग्राम आपको गिवेंगे, तो इसी कंडीशन का फाइनल डायग्राम क्या बनना चाहिए उसको आप स्टडी करो। अगर ये पर्सन आगे चलेगा तो प्लांक किधर शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि जब ये पर्सन सेकेंड एंड पर पहुंच जाएगा तो उस केस में ये कुछ इस तरीके से होगा। ये प्लांक है आपका 10 किलोग्राम का, जिसका लेंथ है 20 मीटर। अब पर्सन कहाँ आ गया, पर्सन आ गया सेकेंड एंड पर, पर्सन सेकेंड एंड पर आ चुका है। ठीक बात, लेकिन पर्सन के आगे चलने से प्लांक किधर शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि प्लांक का शिफ्टिंग कितना होगा। प्लांक एक्स डिस्टेंस पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया, पर्सन किधर गया, आगे, प्लांक किधर गया, पीछे। ये बात समझ में है? ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो डायरेक्शन होती है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं कि दो डायरेक्शन हमें कंसीडर करना है। पॉजिटिव डायरेक्शन यानी जो प्लस आई कैप में जा रहा है उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और अगर कोई मूवमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है तो उसको आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। मतलब प्लस एक्स एक्सिस को आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे और नेगेटिव एक्स एक्सिस को आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्लियर? और हमें डिस्टेंस टेबल मिल जाएगा। ठीक बात। अब आप मुझे बताना कि किसका कितना मूवमेंट हुआ है और सेंटर मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो बेसिक इक्वेशन तो आप यहाँ पे लिखोगे कि एक्स सी एम इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। हम बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जितना भी मास होगा वो अगर लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू 0 रह जाएगा। ठीक बात। अब बताएं फर्स्ट मास कौन, इसको हम फर्स्ट पर्सन कंसीडर कर लेते हैं। फर्स्ट पर्सन का जो मास है वो है 50 किलोग्राम। फाइनल कंडीशन में आते आते इसने कितना ट्रेवल किया ये बताओ। देखो, प्लांक एक शिफ्ट हो गया पीछे, पर्सन यहाँ पे खड़ा था, टोटल प्लांक लेंथ कितना था 20, अभी भी कितना है 20। तो 20 में से अगर x डिस्टेंस यहाँ है तो इस पर्सन का जो मूवमेंट हुआ तो पर्सन का मूवमेंट तो रहा 20 माइनस x। ये बात समझ गई? लेंथ ऑफ प्लांक फिक्स है 20। प्लांक इनिशियल कंडीशन से पीछे चला गया कितना x, तो ऑब्वियस बात है कि जो पर्सन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो उसकी इनिशियल लोकेशन से 20 माइनस एक्स हुआ। क्लियर? तो वैल्यू क्या रहेगा 50 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस एक्स, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया है इसलिए आपने पॉजिटिव लिखा है। ठीक बात? बिकॉज अगर आप ऐसे नहीं समझते तो फिर इस तरीके से समझो, यहाँ पर क्या आना चाहिए, वेक्टर आना चाहिए, और वेक्टर अगर आता है तो विद डायरेक्शन हमें आंसर लिखना पड़ेगा। तो 50 20 माइनस एक्स कौन सी डायरेक्शन में, आई कैप। तो पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव आई कैप को आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। सेकंड, प्लांक किस डायरेक्शन में मूव किया, लेफ्ट डायरेक्शन में। कितना मूव किया, एक्स। क्या लिखोगे, प्लस मास ऑफ प्लांक 10 किलोग्राम एंड डिस्प्लेसमेंट ये माइनस एक्स। आई बात समझ? तो डिस्प्लेसमेंट माइनस एक्स क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ है नेगेटिव वाई कैप में, और नेगेटिव वाई कैप है तो उसको हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। डिवाइड बाय टोटल मास 50 प्लस 10, तो 50 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 0 तो हो गया 0।
यानी इक्वेशन आपके पास रही 50 इंटू 20 माइनस 50x माइनस 10x इज इक्वल टू 0। आउट तो वैल्यू रहा 60x इज इक्वल टू 1000 एंड x इज इक्वल टू 1000 बाय 60 यानी 50 बाय 3 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में? x हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और आपसे पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस तो चला है 50 बाय 3 मीटर्स इन लेफ्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन? इन लेफ्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन का पैटर्न आप समझने का ट्राई करें। पैटर्न ये है कि पर्सन जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लांक का मूवमेंट होना चाहिए, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन आपने रखा 0, इक्वेशन आपने अप्लाई कर दिया। पॉजिटिव आई कैप में जो भी मूवमेंट होगा उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, नेगेटिव आई कैप में जो मूवमेंट होगा उसको आप नेगेटिव कंसीडर करेंगे। विद साइन आप इक्वेशन पुट करें, आंसर हमें मिल जाएगा। वैल्यू रहा 50/3 इन विच डायरेक्शन? इन लेफ्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट, अब आपको वापस एक प्लांक दिया गया, फ्रिक्शनलेस सरफेस गिवन है, दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है 80 किलोग्राम का, सेकंड पर्सन है 60 किलोग्राम का। प्लांक का वेट आपको मास आपको गिवन है 20 किलोग्राम और लेंथ आपको गिवन है 10 मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लांक व्हेन बोथ बॉयज मीट एट मिडिल ऑफ द बोट। यानी कहाँ आना है? इन दोनों को मिडिल ऑफ द बोट यानी इस पॉइंट पर आना है। तो इस पॉइंट तक आने के लिए इस फर्स्ट पर्सन को कितना चलना पड़ेगा? 5। सेकंड पर्सन को कितना चलना पड़ेगा? 5। प्लांक किधर चलेगा? देखो, मिडिल तक आने के लिए तो 5 चलना पड़ा विद रिस्पेक्ट टू प्लांक, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कितना चलना पड़ेगा वो तो डिपेंड करता है कि प्लांक किस डायरेक्शन में चला। कैसे देखें? इन दोनों में से किसका मास ज्यादा है? बहुत छोटा सा तरीका है ये आइडेंटिफाई करने का कि प्लांक किस डायरेक्शन में मूव करेगा। दोनों में से किसका मास ज्यादा है? फर्स्ट वाले का। कितना है? 80 किलोग्राम। ठीक है, तो जिसका मास ज्यादा है उसके चलने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाना चाहिए? प्लांक जाना चाहिए। क्यों? अगेन सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखो कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लांक चलेगा। अब दो पार्टिकल्स अगर आपको दिए गए तो हेवियर पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा है, क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना, 5 और 5, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना 10। तो हेवियर पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चलेगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कौन जाएगा? प्लांक जाएगा। ठीक है, तो और इन दोनों के जो मोशन की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट आनी चाहिए। अपोजिट क्यों आनी चाहिए? तभी ये दोनों मिडिल पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो हेवियर के चलने की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में प्लांक का मूवमेंट होना चाहिए। तो आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि प्लांक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक बात, आप ध्यान दो, समझना। तो हमने कंसीडर कर लिया कि प्लांक x डिस्टेंस पीछे आ गया, ये इसका मिडिल पॉइंट है। तो दोनों पर्सन्स यहां पर आके खड़े हो गए। वन भी यहीं पर आ गया, 2 भी यहीं पर आ गया। ठीक, प्लांक का वेट मास आपको गिवन था 20 किलोग्राम, तो प्लांक पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब मुझे बात बताओ कि पहले पर्सन का कितना शिफ्ट हुआ? देखो, ये मिडिल पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है 5, और यहाँ से मिडिल पॉइंट से अदर एंड का टोटल डिस्टेंस कितना है? ये भी 5 है। क्लियर? ये बात समझ में आई? ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना किया? देखो, यहाँ से यहाँ तक 5, जिसमें से x उसका इनिशियल लोकेशन से देख लिया, तो रिमेनिंग कितना रहा? रिमेनिंग रहा 5 माइनस x। फर्स्ट पर्सन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5 माइनस x। सेकेंड पर्सन की बात करो, सेकेंड पर्सन का इनिशियल लोकेशन क्या है? ये यहाँ से यहाँ तक प्लांक कितना शिफ्ट हुआ? ये प्लांक का शिफ्टिंग है x। ठीक, तो सेकेंड पर्सन की लोकेशन में कितना चेंज आया? ये डिस्टेंस x, और ये अदर पॉइंट b से मिडिल तक आ गया, तो ये 5। तो टोटल सेपरेशन कितना रहा सेकेंड पर्सन के लिए? वो रहा 5 प्लस x। लेकिन कौन सी डायरेक्शन में? नेगेटिव डायरेक्शन में। प्लांक किधर चला? नेगेटिव डायरेक्शन में। अब इक्वेशन आप अप्लाई करो। अगेन ये कंसीडर करें कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सो xcm वेक्टर इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 वेक्टर प्लस m3x3 वेक्टर डिवाइड बाय
m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक बात। अब सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में चेंजेस नहीं आना चाहिए बिकॉज सारे फोर्सेस कैसे हैं, इंटरनल है। फर्स्ट मास, फर्स्ट बॉय का मास 80 किलोग्राम और उसका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 5 माइनस एक्स। सो 80 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस एक्स। सेकेंड पर्सन के लिए अगर आप लिखें तो प्लस मास कितना है 60 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 प्लस एक्स, लेकिन कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो क्या लिखा जाएगा, तो वो जो माइनस आप पुट कर रहे हैं वो आप यहीं पे पुट कर दें। सो माइनस 60 5 प्लस एक्स। अब बात करें प्लांक के लिए, तो प्लांक का मास 20 किलोग्राम और डिस्प्लेसमेंट कितना एक्स, कौन सी डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या लिखें, प्लस 20 एंड डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव एक्स में। क्लियर। टोटल मास 80 प्लस 60 प्लस 20। नाउ ये जितना भी मास है आपके पास ये मल्टीप्लाई होगा 0 से, वैल्यू बन जाएगा 0 एंड राइट हैंड साइड में इक्वेशन बचेगा 80 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस एक्स माइनस सेकेंड 60 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस एक्स एंड थर्ड माइनस 20x विच इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें 18 इंटू 5 400 माइनस 80x माइनस 300 माइनस 60x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। टोटल x कितना हुआ 80 एंड 20 100 100 और 60 160। सो 160x इज इक्वल टू 100 एंड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 100 बाई 160। सो वी कैन राइट 5 बाई 8 मीटर्स। कौन सी डायरेक्शन में प्लांक का मूवमेंट हुआ, इन लेफ्ट डायरेक्शन, बिकॉज हमें कैलकुलेट करना था x और x डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपने कैलकुलेट कर दिया। तो ये हो गया मेथड आपका बिल्कुल फॉर्मूले से। क्या कोई शॉर्ट मेथड भी हो सकता है जिससे न्यूमेरिकल को जल्दी सोल्व किया जा सके? देखो डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट भी आपको देखना पड़ेगा कि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, पॉजिटिव में हुआ है या नेगेटिव में हुआ है। लेकिन क्वेश्चन को सोल्व इस तरीके से किया जा सकता है कि लेफ्ट साइड जाने वाले फोर्सेस या लेफ्ट साइड में जितने भी आपके पार्टिकल जा रहे हैं और जो राइट साइड में जितने पार्टिकल जा रहे हैं, इन दोनों के मोशन या इन दोनों के मोशन को इक्वल कर दिया जाए, यानी लेफ्ट साइड में मोशन एंड राइट साइड मोशन को इक्वल कर दिया जाए। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, देखें कैसे। देखो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, तो लेफ्ट साइड में जितने भी जा रहे हैं उन सबका सम राइट साइड में जाने वालों के इक्वल आना चाहिए। अब मुझे बताओ ये 80 किलोग्राम किधर जा रहा है, राइट में, कितना गया 5 माइनस एक्स। तो क्या लिखोगे 80 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस एक्स। और ये 60 किलोग्राम किधर गया, लेफ्ट में 5 प्लस एक्स। प्लांक किधर गया 20x। तो क्या लिखा जाए, देखो प्लांक का मूवमेंट 20, कौन सी डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में कितना x। 60 किलोग्राम का मूवमेंट 5 प्लस एक्स एंड जो 80 किलोग्राम का पार्टिकल है उसका मूवमेंट 5 माइनस एक्स, कौन सी डायरेक्शन में, राइट साइड में। दोनों को कर दो इक्वल, तो सेम ही इक्वेशन आपको मिल रही है। तो सेम इक्वेशन मिल रही है तो आंसर भी सेम ही आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू रहा 80x प्लस 300 इज इक्वल टू 400 माइनस 80x। तो 160x इज इक्वल टू 100 एंड x इज इक्वल टू 5 बाई 8 मीटर। सो डिस्टेंस हमें आंसर मिल गया। बात है समझ, नोट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगेन हमें गिवन ए प्लांक, सरफेस आपको गिवन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन एंड ए पर पहले से खड़ा है और जो सेकंड पर्सन है वो इस प्लांक के मिडिल में खड़ा है, वहां पे खड़ा हुआ है मिडिल में। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लांक इन इफ find distance traveled by the plank if one reaches at the middle and second reaches at the end B। यानी अगर ये दोनों अपनी इनिशियल कंडीशन से चलना स्टार्ट करते हैं तो दोनों का मूवमेंट कौन सी डायरेक्शन, दोनों का मूवमेंट होगा प्लस आई में। इसका मतलब प्लांक का मूवमेंट किधर होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो अगर आप इसका फाइनल डायग्राम बनाएं तो फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि प्लांक का मूवमेंट होना चाहिए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, यानी एक्स मूवमेंट हो गया लेफ्ट साइड में, बिकॉज दोनों पर्सन्स का मूवमेंट किधर है, प्लस आई कैप में। ठीक बात। अब ये जो फर्स्ट पर्सन है वो कहाँ आ गया,
फर्स्ट पर्सन आ गया मिडिल में और सेकंड पर्सन कहाँ चला गया, एंड बी पर चला गया। ठीक बात, तो सेकंड पर्सन को आप बी पर बना दें 50 किलोग्राम, एंड फर्स्ट पर्सन आ गया जिसका मास है 80 किलोग्राम, ये आ गया आपकी मिडिल में। ठीक, और प्लांक का मूवमेंट हो गया लेफ्ट साइड में। प्लांक का वेट कितना गिवन है आपके, 20 किलोग्राम। क्लियर। अब बात करो डिस्टेंसेस की, किसने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक बात, तो इनकी लोकेशन से हमें देखना पड़ेगा। देखो, मिडिल और पॉइंट ए के बीच का सेपरेशन कितना है, 5। क्लियर, ये भी 5 था, ये भी 5 है, लेकिन x कम हो गया, तो यहाँ कितना रहा, फर्स्ट पर्सन के लिए सेपरेशन रहा 5 - x। कोई डाउट नहीं। एंड बी इनिशियली कहाँ था, कितना आगे, x आगे। ठीक, पर्सन इनिशियल कंडीशन में कहाँ है, पर्सन इनिशियली है सेकंड पर्सन, वो यहाँ पर। ठीक है, तो मिडिल से बी पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना, 5, जिसमें से x यहाँ पर आप कवर कर चुके हो, ये टोटल सेपरेशन 5 है, इसमें से x आपने कवर कर लिया। दैट मीन्स सेकेंड पार्टिकल का जो मोशन हुआ है वो भी आपका 5 - x ही हुआ है, यानी दोनों पर्सन का जो मोशन है वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव y कैप में 5 - x है, और प्लांक का जो मोशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में -x है। क्या करें, सेंटर मास का लोकेशन चेंज नहीं होना चाहिए, तो लेफ्ट साइड या मेथड से सॉल्व करें। xcm वेक्टर इज इक्वल टू m1x1 वेक्टर प्लस m2x2 वेक्टर प्लस m3x3 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक बात, सेंटर मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं, टोटल मास आप यहाँ पे लिख देंगे 80 + 50 + 20। ठीक है, अब 80 वाले का मोमेंट 5 - x पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो 80 5 - x प्लस 50 5 - x प्लस प्लांक का वेट, प्लांक का मास 20 एंड मोमेंट -x, ये टर्म 0। क्लियर, इक्वेशन क्या रहा, 80 × 5 - x प्लस 50 5 - x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। क्लियर, सॉल्व करें, तो इक्वेशन 80 5 - x प्लस 50 5 - x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें, 400 माइनस 80x प्लस 250 माइनस 50x माइनस 20x इज इक्वल टू 0। 400 प्लस 250 650, 80 20 100 प्लस 50 150x। क्लियर, सो वैल्यू ऑफ x 650 डिवाइड बाय 150, 0 0 कैंसिल आउट, 5 से अगर आप कट करें तो वैल्यू मिलेगा 13/3 मीटर। इन विच डायरेक्शन, इन लेफ्ट डायरेक्शन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, नोट किया जाए। Now, next, numericals based on explosion of bomb in air। तो हमें 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन फॉर्मेट ये है कि अगर मिड एयर में जाके कोई बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है तो किसी पार्ट में एक्सप्लोड होगा। अब जो बॉम्ब एक्सप्लोजन है तो वहाँ जो फोर्सेज आएंगे वो इंटरनल फोर्स है, बिकॉज बम की जो एनर्जी है उसी के कारण वो जनरेट हुए हैं, तो फोर्सेज कौन से रहेंगे, इंटरनल फोर्स रहेंगे। और इंटरनल फोर्सेज का वैल्यू ड्यूरिंग एक्सप्लोजन, इंटरनल फोर्सेज आर वेरी लार्ज देन ग्रेविटी। तो हमें ग्रेविटी को करना होता है नेग्लेक्ट, यानी हम जी का यहाँ पे यूज नहीं करते हैं। सो नेग्लेक्ट ग्रेविटी क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस का वैल्यू ज़्यादा है ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में, तो ग्रेविटी को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जो मोमेंटम है वो सभी डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी, यानी जो मल्टीप्लिकेशन है वो सभी डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। ठीक बात, और मोमेंटम अगर कंजर्व है सो F इज इक्वल टू dp/dt, एनी एक्सटर्नल फोर्स 0। एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो सेम ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन आएगा वो
सेम ही रहेगा। एंड आफ्टर एक्सप्लोजन ऑल पार्ट्स फॉलोज देयर इंडिविजुअल पाथ, यानी जितने भी पार्ट में डिवाइड हुआ, मान लीजिए 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो तीनों अपने अपने अलग अलग पाथ पे चले जाएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास का जो पाथ रहेगा वो ओरिजिनली रहेगा, यानी जिस पाथ पे वो इनिशियल में जा रहा था, सेंटर ऑफ मास का जो पाथ रहेगा वो ओरिजिनल पाथ ही रहेगा। हो सकता है कि जिस भी लोकेशन पे बम एक्सप्लोड हुआ है अलग अलग पार्टिकल अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे, लेकिन अगर उन तीनों को कंबाइन किया जाएगा तो जो पाथ वही मिलेगा जो आपका इनिशियल पाथ प्रोजेक्टाइल का था। ठीक है, तो पॉइंट एक बार आप वापस से देख लें, फिर न्यूमेरिकल में किस तरीके से अप्लाई करना है वो हम समझते हैं। आफ्टर एक्सप्लोजन all parts follows their individual paths, but center of mass continues to follow their original path. And second, during explosion internal forces are very large than gravity, so neglect gravity and consider momentum is conserved in all the direction. Now numericals, a bomb is exploded at their highest point of projectile into two equal parts. एक बम है जो अपने हाईएस्ट पॉइंट, प्रोजेक्टाइल के हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सप्लोड हो गया। आप इसको इस तरीके से समझे कि मान लीजिए बम एक्सप्लोड नहीं होता, बम एक्सप्लोड नहीं होता तो क्या पाथ फॉलो करता, वो पाथ फॉलो करता कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये पॉइंट आपने कंसीडर किया है ओरिजिन, यानी जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो क्या बोला गया, अ बम इज एक्सप्लोडेड एट देयर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल into two equal parts। ठीक है, तो ये जो पाथ आपने बनाया है ये एक्चुअल पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास है, यानी अगर बम एक्सप्लोड नहीं करता तो क्या बम इसी तरीके से जाता प्रोजेक्टाइल करता हुआ, तो ये जो पाथ रहेगा दिस इज एक्चुअल पाथ। ठीक है, अब एक्चुअल पाथ अगर रहेगा तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको आप रेंज से रिप्रेजेंट करते हैं, और रेंज को आप रिप्रेजेंट करते हैं आर से। इसमें कोई डाउट नहीं। अब क्या बोला गया कि एट द हाईएस्ट पॉइंट बम एक्सप्लोडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी इस पॉइंट पर आके दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अगर हम मास कंसीडर कर रहे हैं m, तो दोनों पार्टिकल्स का मास आ जाएगा m/2 m/2। नाउ वन पार्ट रीचेस टू द ओरिजिन बाय ट्रेसिंग द सेम पाथ। अब यहाँ पे बम आपका दो पार्ट में एक्सप्लोड हो गया, जिसमें से जो फर्स्ट पार्टिकल है वो तो वापस इसी पाथ को रिट्रेस करता हुआ कहां पर आ गया, ओरिजिन पर आ गया। एंड देन फाइंड पोजीशन ऑफ सेकंड पार्ट फ्रॉम ओरिजिन व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब पॉइंट ये है कि जो एक्चुअल पाथ है यानी जो सेंटर ऑफ मास है वो तो आपका आर पे आना चाहिए। अगर फर्स्ट पार्टिकल पीछे आ गया तो ऑब्वियस बात है कि जो सेकंड पार्टिकल है उसको आगे जाना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या रह सकता है, अपनी इनिशियल लोकेशन पे रह सकता है। तो जो सेकंड पाथ फॉलो करेगा, जो सेकंड पाथ फॉलो करेगा वो कुछ इस तरीके से पाथ फॉलो करेगा, और इस डिस्टेंस को आपने रिप्रेजेंट कर दिया x। क्लियर? और आपको कहां से डिस्टेंस देखना है, हमें डिस्टेंस देखना है ओरिजिन से, यानी जो भी आपको x मिलेगा उसके अंदर r ऐड करना पड़ेगा, तब आपको सेकंड पार्टिकल का टोटल पोजीशन मिलेगा। क्वेश्चन है वो वापस से समझिए। अगर आपने सबसे पहले एक बम को आपने प्रोजेक्टाइल कर दिया, बम को आपने प्रोजेक्ट कर दिया, अगर बम कहीं पे भी एक्सप्लोड नहीं होता तो वो इस येलो वाले पाथ को, जो एक्चुअल पाथ है, इसको फॉलो करता। ठीक है, अब क्या बोला गया, हाईएस्ट पॉइंट मतलब रेंज का वैल्यू कितना रहेगा यहाँ पर r/2, क्योंकि रेंज के हाफ पर जो हाइट मिलता है मैक्सिमम मिलता है, यानी हाईएस्ट पॉइंट पर आके बम दो पार्ट में एक्सप्लोड हो गया। फर्स्ट पार्ट ने वापस अपने पाथ को रिट्रेस करके कहां तक आ गया, ओरिजिन पर आ गया, और जो सेकंड पार्ट है वो कहीं आगे चला गया होगा। ऑब्वियस बात है आगे जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, क्योंकि जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है वो यहाँ पर आना चाहिए, ये सेंटर ऑफ मास आर पर आना चाहिए। ये बात समझ में आई? ठीक है, क्या करें, इक्वेशन अप्लाई करें, करो इक्वेशन अप्लाई। xm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन तो आर ही आना चाहिए। फर्स्ट पार्टिकल जो m/2 मास का था अपने पाथ को रिट्रेस कर गया, और रिट्रेस करके कहाँ पहुंच गया, ओरिजिन पे पहुंच गया। ठीक है, सेकंड जो पार्ट था उसका मास भी आपका m/2 था, और वो किधर चला गया, वो चला गया r प्लस एक्स पर। r प्लस एक्स जाना कहाँ था, पूरे पार्टिकल को जाना था r पर,
लेकिन अगर एक पार्ट वापस ओरिजिन पे चला गया तो सेकंड पार्ट को ऑब्वियस बात है कि आर से आगे जाना चाहिए, तभी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन में चेंजेस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आ गया m/2 इंटू आर प्लस एक्स डिवाइड बाय m1 प्लस m2, तो m/2 प्लस m/2 टोटल m को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन रहा mr इज इक्वल टू 0 प्लस mr/2 प्लस mx/2। कोई डाउट? 2 एलसीएम इधर ले लें, सो 2mr इज इक्वल टू mr प्लस mx, सो mx इज इक्वल टू mr एंड डिस्टेंस हमें मिला x इज इक्वल टू r। कितना डिस्टेंस मिला? x इज इक्वल टू r। सो पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्टिकल कितना रहा? पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्ट फ्रॉम ओरिजिन क्या लिखा जाए? r प्लस x, और x भी कितना आया? r, सो r प्लस r। पोजीशन रहा ओरिजिन से 2r। न्यूमेरिकल एक बार वापस से देखें, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वो हम एक्सप्लोर किया। टॉप पॉइंट पे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। एक्चुअल पाथ यानी जो सेंट्रल मास का लोकेशन है वो सेम आना चाहिए, यानी जब हम कितने भी पार्ट यहाँ पे डिवाइड हो जाए उन सबके पाथ का जो कॉमन पार्ट बनेगा वो एक्चुअल पाथ यानी सेंट्रल मास की लोकेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर एक पार्टिकल लेफ्ट साइड में गया तो ऑब्वियस बात है कि जो सेकंड पार्टिकल राइट साइड में जाना चाहिए, तो अभी इन दोनों का के कॉम्बिनेशन से सेंट्रल मास आपको आर पे मिलेगा। इक्वेशन आपने अप्लाई कर दी, पोजीशन ऑफ सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया था, तो वैल्यू रहा आर प्लस एक्स। आर तक तो आ ही गया, उसके बाद एक्स कितना गया और आर आगे गया, यानी जो टोटल सेपरेशन रहा ओरिजिन से वो कितना बन जाएगा? 2r बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, a bomb is exploded into 2 parts m/3 and 2m/3 at highest point of its projectile। अगेन हम कंसीडर करें प्रोजेक्टाइल, तो सबसे पहले आप प्रोजेक्टाइल का एक्चुअल पाथ बना लें। ये एक्चुअल पाथ, ठीक बात? दिस इज एक्चुअल पाथ। यहां से आपने m मास के एक बम को प्रोजेक्टाइल कर दिया एट थीटा एंगल। नाउ क्या बोला गया? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया हाईएस्ट पॉइंट पर m/3 एंड 2m/3, यानी यहां पर आके इसके 2 पार्ट बन गए, एक m/3 का बना, एक 2m/3 का बना। ठीक बात? 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। नाउ वन पार्टिकल जिसका मास है m/3 फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी ये जो m/3 है ये वर्टिकली डाउनवर्ड आ गया, तो हाईएस्ट पॉइंट पर अगर है तो इसका फाइनल लोकेशन क्या बनेगा? फाइनल लोकेशन बनेगा कि m/3 का लोकेशन है r/2। m/3 का लोकेशन कितना है? m/3 का लोकेशन आया r/2। या आप इसको इस तरीके से प्लेस करें कि m/3 पार्टिकल का मास, इसकी पोजीशन, अगर ओरिजिन हमने 0 यहाँ कंसीडर किया है और यहाँ पर मिलेगा, तो m/3 का लोकेशन क्या रहा? r/2। देन फाइंड पोजीशन ऑफ सेकंड पार्ट 2m/3 व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अगेन हमें 2m/3 का पोजीशन कैलकुलेट करना है कि इसका पोजीशन क्या रहेगा। तो ऑब्वियस बात है कि अगर फर्स्ट पार्टिकल r से पहले गिर गया तो सेकंड पार्टिकल को r के बाद में गिरना पड़ेगा, तभी इनका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन सेम आ सकता है। तो ये डिस्टेंस आपने कंसीडर कर लिया x। ये 2m/3 कहाँ आ गया? वो यहाँ पर आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, तो अगेन इक्वेशन अप्लाई कर दो, तो m/3 के लिए पोजीशन रहेगा r/2 और 2m/3 के लिए पोजीशन रहेगा r प्लस x। सो xcm इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक्चुअल पाथ का कोऑर्डिनेट r, फर्स्ट पार्टिकल मास m/3, पोजीशन r/2, सेकंड पार्ट 2m/3, पोजीशन r प्लस x डिवाइड बाय टोटल मास m/3 प्लस 2m/3। ये m को रिप्रेजेंट करेगा, सो mr इज इक्वल टू mr/6 प्लस 2mr/3 प्लस 2mx/3।
ये बात समझ में आई? सम करें इनको, तो mr/6 और 2/3 एलसीएम आएगा तो 5mr/6 mr प्लस 2mx/3. कोई डाउट? सो वैल्यू रहा mr/6 is equal to twice of mx/3. m cancel out and value of x is equal to 3r/6 into 2 r/, यानी एक्चुअल पाथ की लोकेशन से r/4 डिस्टेंस आगे ये गिरेगा, तो ओरिजिन से डिस्टेंस कितना रहा? ओरिजिन से डिस्टेंस बन जाएगा r प्लस x. सो डिस्टेंस ऑफ सेकेंड पार्ट फ्रॉम ओरिजिन कितना? r प्लस x and value of x is r/4. तो पोजीशन रहा 5r/4, जहां पर r रिप्रेजेंट कर रहा है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल. ठीक बात? तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं है. कैलकुलेशन आप थोड़ा इजी कर सकते हैं, सबको समझ में आया इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसको सॉल्व किया है, बाकी आप जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. A bomb is thrown at 45 degree from horizontal with speed 20 मीटर पर सेकेंड. यानी प्रोजेक्टाइल आपको दिया गया. कैसे आपने इसको प्रोजेक्ट किया? हमने इसको प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकेंड से. तो 20 मीटर पर सेकेंड से पार्टिकल आपने प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल 45 डिग्री. कितना मास यहाँ पर? मास रहेगा m. क्लियर? अब आपको बोला गया एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. बॉम्ब एक्सप्लोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. तो यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए. m/2 एंड m/2. वन पार्ट फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट. तो जो फर्स्ट पार्टिकल है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल कर गया, यानी यहाँ पर आ गया वो. कितना मास? m/2. किस लोकेशन पे? r/2 पर. तो सेकंड किधर जाना चाहिए? सेकंड ऑब्वियस बात है कि रेंज से आगे जाना चाहिए. सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम ही है, बिकॉज सेम फॉर्मेट ही आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा. तो ये डिस्टेंस कितना? x आपने कंसीडर कर लिया, और सेकंड पार्टिकल जिसका भी मास है m/2 वो आ गया ओरिजिन से r प्लस x डिस्टेंस पर. ओरिजिन से r प्लस x डिस्टेंस पर क्या कैलकुलेट करना है? अगेन कैलकुलेट करना है फाइंड पोजीशन ऑफ द सेकंड पार्ट फ्रॉम ओरिजिन. लेकिन इस बार आपको डेटा दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करें? सबसे पहले आप कैलकुलेट करो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल. r फॉर्मेट क्या है? u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g. स्पीड कितना गिवन है? 20. सो 20 स्क्वायर साइन थीटा गिवन है 45 डिग्री, सो 90 डिवाइड बाय g. वैल्यू ऑफ g इज 10. So range is 400/10, 40 मीटर. तो रेंज आ गई आपके पास 40 मीटर. अब रेंज अगर 40 मीटर है तो m/2 का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? तो m/2 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे रहेगा 20 मीटर एंड रेंज का वैल्यू है 40 मीटर. क्या कैलकुलेट करना है? x. क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, बिल्कुल सब कुछ सेम है, बस हमारे पास डेटा है तो फिर हमें कैलकुलेट भी करना पड़ेगा. नाउ अब क्या अप्लाई करें? सेंटर ऑफ मास का इक्वेशन अप्लाई कर दें. xcm is equal to m1x1 plus m2x2 upon m1 plus m2. कोई डाउट नहीं. क्या आना चाहिए? 40. So m/2 पोजीशन 20 प्लस m/2 पोजीशन 40 प्लस x, और m/2 प्लस m/2 m को रिप्रेजेंट करेंगे. वैल्यू 40m इज इक्वल टू 10m प्लस 20m प्लस mx/2. क्लियर? तो 40 माइनस 30 10m इज इक्वल टू
एम एक्स बाई टू, एम कैंसिल आउट एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 20। तो एक्स का वैल्यू कैलकुलेट हुआ 20, तो सेकेंड पार्ट का पोजीशन क्या रहा? तो पोजीशन ऑफ सेकेंड पार्ट फ्रॉम origin is r plus x, so value of r is 40 and value of x is 20। तो सेकेंड पार्ट का पोजीशन हमें मिला 60 मीटर्स। यानी क्वेश्चन फॉर्मेट, क्वेश्चन सॉल्व करने का जो फॉर्मेट है या क्वेश्चन देने का जो फॉर्मेट है वो बिल्कुल सेम ही रहेगा। एज इट इज आपको कैलकुलेट करना है। दो पार्ट, एक पार्टिकल दिया जाएगा, बम एक्सप्लोड हो गया, 2 पार्ट में हो गया, 3 पार्ट में हो गया, तो तीनों की जो पोजीशन बन रही है उसके सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन रहेगा वो एक्चुअल पाथ की लोकेशन पे ही आना चाहिए। इक्वेशन अप्लाई करें और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। नोट करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेज व्हेन ब्लॉक रीचेस एट द ग्राउंड, सरफेस इज फ्रिक्शनलेस। हमें दिया गया कि एक वेज है जिसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक है 1 किलोग्राम का और ये फ्री टू मूव है। यानी जब ये मोशन करता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा तब वेज का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा वो हमें पहली बात कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा ये भी आपको पता लगाना है। तो ध्यान दें कि जब ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि वेज को पीछे की तरफ आना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है वो आपको सिमिलर मिल सकता है। इसका मतलब जो फाइनल कंडीशन रहेगी वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी ऐसे। और जो ब्लॉक है वो कहाँ तक आ गया? ब्लॉक आ गया आपके ग्राउंड पर। ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक ग्राउंड पर आ गया। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि वेज कितना शिफ्ट हुआ। वेज अपनी इनिशियल लोकेशन से शिफ्ट हुआ है x, कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट साइड में या माइनस आई कैप में, ठीक है। और जो ब्लॉक है उसका मोशन हुआ है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और शिफ्टिंग कितना हुआ है? यहाँ से देखना कि यहाँ से यहाँ तक ये जो बेस बनेगा, इस बेस का जो टोटल लेंथ है वो 4 मीटर ही है, जिसमें से x अगर इधर आ गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना रहा? 4 माइनस एक्स। क्लियर? तो ब्लॉक का मूवमेंट तो 4 माइनस एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, वेज का मूवमेंट x नेगेटिव डायरेक्शन में, और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। यानी xem वेक्टर इज इक्वल टू m1x1 वेक्टर माइनस m2x2 वेक्टर, या अगर हम वेक्टर में डील करें तो प्लस अपॉन m1 प्लस m2। सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, इज इक्वल टू 1 प्लस 4। तो 1 किलोग्राम का जो ब्लॉक है उसका मूवमेंट 4 माइनस एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड 4 किलोग्राम का जो वेज है उसका मूवमेंट x नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी? वो 4 माइनस एक्स माइनस 4x इज इक्वल टू 0। सो 5x इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू 4/5 मीटर। यानी वेज का मूवमेंट होगा, वेज का मोशन होगा 4/5 मीटर। कौन सी डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में, इन लेफ्ट, क्योंकि जो ब्लॉक का मूवमेंट है वो आया है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ऑब्वियस बात है कि जो वेज है वेज मूव करेगा आपका नेगेटिव डायरेक्शन में। दिस इज ब्लॉक, दिस इज वेज। सरफेस फ्रिक्शनलेस है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट वर्क डन टू लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन ML स्लोली अप टू द स्मूथ टेबल, कंसीडर गिवन डायग्राम। यानी इनिशियल डायग्राम आपको गिवन है कि एक चेन है जो टेबल पर कुछ इस तरीके से हैंग है। चेन का टोटल मास है m और टोटल लेंथ है L। क्लियर? क्या बोला गया कि इस चेन को धीरे धीरे खींच के ऊपर लेकर आना है। लिफ्ट द हैंगिंग पार्ट ऑफ द चेन स्लोली अप द स्मूथ टेबल। यानी जो फाइनल डायग्राम है वो क्या बनना है? फाइनल डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाना चाहिए। कि जो चेन है वो पूरी तरीके से कहां पर आ गई? टेबल पर आ गई, और धीरे धीरे आप इसको लेकर आए, मतलब विदाउट एक्सेलरेशन आप इसको लेकर आए। ये कौन सा डायग्राम? फाइनल डायग्राम। तो आपको इनिशियल एंड फाइनल डायग्राम दोनों गिवन है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट हमें करना है वर्क डन। और वर्क डन सॉल्व कैसे करते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी।
क्या सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट का भी यूज किया जा सकता है पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने में? बिल्कुल ध्यान से देखना, समझ में आएगा। रेफरेंस हम क्या कंसीडर करें, ग्राउंड कंसीडर करें या टेबल कंसीडर करें? पहली बात ये, अगर आप बोले ग्राउंड कंसीडर करें तो हमें इस टेबल का हाइट नहीं पता, पहली बात, तो हम ग्राउंड कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें टेबल का हाइट पता होना चाहिए, तभी तो आप एमजीएच अप्लाई कर पाओगे। आई बात समझ? तो ग्राउंड को हम रेफरेंस कंसीडर नहीं कर सकते। हम किसको रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं? रेफरेंस हमारे ऊपर होता है, तो हम इस टेबल को रेफरेंस कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। यानी आपने यहाँ पे रेफरेंस कंसीडर कर दिया कि रेफरेंस इज योर टेबल, यानी यहाँ पर हाइट हमारी 0, ठीक बात। अब ये जो हैंग पार्ट है जिसका लेंथ कितना है, L/N, तो अगर लेंथ L/N है तो क्या मास सोल्व किया जा सकता है? ध्यान से देखो, L लेंथ पे मास कितना है, M, तो L/N पर मास कितना होगा, M/L इंटू L/N, यानी मास यहाँ पर रहेगा M/N। मास आपने कैलकुलेट कर लिया कि जो हैंगिंग पार्ट है इसका मास है M/N। क्लियर? क्या सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बता सकते हैं? जैसे अगर 1 मीटर का टोटल चेन है तो सेंटर ऑफ मास मिलेगा हाफ पर, तो सिमिलरली अगर L/N का चेन यहाँ पर हैंग्ड है तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर आपको मिलना चाहिए, और इस पॉइंट का सेपरेशन यानी डिस्टेंस टेबल से कितना रहेगा, L/2N रहेगा, क्योंकि टेबल आपका रेफरेंस है 0। ये बात समझ में आई? ठीक बात। फाइनल डायग्राम में पूरा चेन किधर आ गया, टेबल के ऊपर ही आ गया, ठीक है। यानी जो सेंटर ऑफ मास था अब वो यहाँ पे कहीं मिलेगा, ठीक, तो वो तो लेवल पर ही है, लेवल पर ही है, तो इसका मतलब फाइनल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी रहेगी, 0 रहेगी। क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम हम कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल सोल्व किया जा सकता है। देखो रेफरेंस से आप नीचे हैं, या ऐसा बोला जाए कि ग्रेविटी का जो इफेक्ट आएगा mg वो डाउनवर्ड आएगा और डिस्प्लेसमेंट आप किधर कर रहे हैं, ऊपर, क्योंकि इस सेंटर ऑफ मास को आपको कितना शिफ्ट करना है, इस सेंटर ऑफ मास को हमें L/2N ऊपर शिफ्ट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर, mg फोर्स लग रहा है नीचे, तो इनिशियल एनर्जी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इनिशियल एनर्जी आपको मिलेगी, यू इनिशियल इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, बेसिक जो फॉर्मूला होता है वो होता है fx cos थीटा, बेसिक जो फॉर्मूला होता है इट इज fx cos थीटा। तो mg इफेक्ट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक बात है ना, तो mg इफेक्ट तो है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डायग्राम में देखो कि mg लगेगा नीचे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर, लेके जा रहे हैं ऊपर, या सीधे सीधे आप ये समझो कि रेफरेंस है आपका 0, L/2N नीचे है, नेगेटिव, तो नेगेटिव अगर आप कंसीडर करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगा, मास है M/N और लेंथ है L/2N, तो मास M/N, g लेंथ L/2N, और अगेन फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री। सो आप लिख सकते हैं कि u इनिशियल इज नेगेटिव माइनस M/N g L/2N स्क्वायर। सो u इनिशियल आपको कैलकुलेट हुआ माइनस mg L/2N स्क्वायर, और u फाइनल कितना आया, u फाइनल आया 0। वर्क डन सॉल्व कैसे करते हैं, वर्क डन सॉल्व होता है u फाइनल माइनस u इनिशियल थे, दोनों को माइनस कर दिया गया, तो 0 माइनस ऑफ माइनस mg L/2N स्क्वायर। सो वर्क डन, required work done is mgl/2n square. This is your answer. क्वेश्चन वापस से समझिए, एक चेन है जिसको हैंग किया हुआ है, अब ग्राउंड आप रेफरेंस नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज हमें इस टेबल का हाइट नहीं पता, दूसरी बात कितना चेन यहाँ पर है या ये हाइट कितना है ये भी आपको नहीं पता, तो हमें रेफरेंस लेना पड़ेगा टेबल पे। रेफरेंस कहीं पे भी लिया जा सकता है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन, वर्क डन मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है, पोटेंशियल एनर्जी करती है, लेकिन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करती है। तो रेफरेंस आपने ले लिया टेबल, ठीक, तो इनिशियल आपने पोटेंशियल एनर्जी देखा कि सेंटर ऑफ मास को हमें कितना ऊपर शिफ्ट करना है, L/2N है, तो अगर ऊपर ले जाएंगे तो फाइनल डायग्राम बन जाएगा, ठीक बात। तो मूवमेंट हुआ आपका L/2N, मोशन ऊपर की ओर, फोर्स लग रहा है नीचे mg, ठीक, तो वैल्यू आ गया, बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया आपने fx cos थीटा, जहाँ पे थीटा कितना मिलेगा 180, सॉल्व किया, इनिशियल एनर्जी आ गई, फाइनल एनर्जी पता है, वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, आंसर mg L/2N स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्म चेन m, L यानी मास m एंड लेंथ L is kept on smooth table as shown, यानी इस तरीके से रखी हुई है।
चेन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अब इसको इसी कंडीशन में रिलीज कर दिया गया, रेस्ट से रिलीज कर दिया गया, तो ऑब्वियस बात है कि इसका मास ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। अब आपने इसको रिलीज कर दिया। फाइंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन व्हेन इट कंप्लीटली स्लाइड्स ऑफ द टेबल, व्हेन इट कंप्लीटली स्लाइड्स ऑफ द टेबल, यानी आफ्टर सम टाइम डायग्राम क्या रहना चाहिए, आफ्टर सम टाइम डायग्राम रहेगा कि चेन पूरी तरीके से हवा में आ गई, कुछ इस तरीके से। ठीक बात, पहले हैंग थी, अब वो उस तरीके से आ गई। क्या करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा जिसको आप v फाइनल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और v फाइनल के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास भी है चेन के पास, तो वैल्यू बन जाएगा हाफ mv² जो k फाइनल को रिप्रेजेंट कर देगा। किस तरीके से सोल्व किया जाए, अगेन आपके पास दो कंडीशन है, दिस इज योर फाइनल कंडीशन, दिस इज इनिशियल कंडीशन। रेफरेंस कहाँ लेना होगा, रेफरेंस अगेन हमें टेबल को लेना होगा, बिकॉज ग्राउंड से हमें टेबल का हीट नहीं पता है, तो रेफरेंस आपने टेबल को कंसीडर कर लिया। रेफरेंस अगर आपने टेबल को कंसीडर किया तो क्या इनिशियल एनर्जी बता सकते हैं। देखो ये जो हैंग्ड पार्ट है इसका सेंटर ऑफ मास रहेगा NL/2 पर, कहाँ से, टेबल से, टेबल से NL/2 हाइट नीचे, इसका सेंटर ऑफ मास है। ये बात समझ में आई। मास कैलकुलेट करना है तो मास किस तरीके सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से, L लेंथ के लिए मास m, तो NL लेंथ के लिए मास m/L इंटू NL, यानी मास आ गया कैपिटल M इंटू M, यानी ये जो पार्ट है हैंग पार्ट, इसका मास आ गया mn। सेकेंड कंडीशन अगर आप देखें तो पूरी की पूरी चेन हैंग्ड हो गई, यानी जो सेंटर ऑफ मास है, लेंथ है L, मास है m, तो सेंटर ऑफ मास आपको मिलेगा L/2 पर, मतलब टेबल के टॉप से L/2 नीचे, इसका सेंटर ऑफ मास आ गया है। क्या दोनों कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है, बिल्कुल सॉल्व की जा सकती है। ध्यान दें, हमें कैलकुलेट करना है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सो टोटल एनर्जी इनिशियल एंड टोटल एनर्जी फाइनल, टोटल एनर्जी फाइनल दोनों सेम आना चाहिए। अब इनिशियल एनर्जी किस किस का सम है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, और यहां से आप के फाइनल डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियली आपको दिया गया कि चेन रेस्ट कंडीशन से छोड़ी गई है तो काइनेटिक एनर्जी 0। सेकेंड, पोटेंशियल एनर्जी हमें सॉल्व करना है, देखें क्या आएगा। ऑब्वियस बात है कि रेफरेंस से नीचे, कितना नीचे, NL/2, और मास कितना है mn, क्या लिखा जाए, मास mn g, लेंथ NL/2, सेंटर मास का लोकेशन, ये मिला आपको इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू k फाइनल, एंड फाइनल एनर्जी कितनी रहेगी, मास m g और सेंटर ऑफ मास L/2 पर, जैसा कि हमने डायग्राम में फॉर्म किया है। तो k फाइनल कितना रहेगा, k फाइनल आपको मिलेगा mg L/2 माइनस mg L/2 n² मिलेगा, क्योंकि ये टर्म आ जाएगा इधर। ठीक, कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन हमें दिख रहा है mg L/2 1 माइनस n²। So this is the final kinetic energy, this is the final kinetic energy of the chain, clear, नोट किया जाए।